सभी को आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीड से संबंधित जो हिंदी भाषा है उसकी यूनिट नंबर 4 प्रस्तुति कर रहे हैं। इस यूनिट में हम 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फिर हम दूसरे पार्ट में 16 से लेकर 30 तक क्वेश्चन प्रस्तुत करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये आपके रीड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज की यूनिट नंबर 4। पहला क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवाद विधि से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। यहाँ व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में पूछा गया है। तो इस विधि से संबंधित जो सत्य बात नहीं है वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए है, इसमें सर्वप्रथम द्वितीय भाषा का व्याकरण पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 2 है, लिखने पढ़ने पर बल नहीं दिया जाता। ऑप्शन 3 है, इसका उद्देश्य भाषा कौशल को दक्षता प्रदान करना है। ऑप्शन 4 है, द्वितीय भाषाओं की स्वयं शिक्षण मालाएं इस विधि पर आधारित हैं। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन 2, लिखने पढ़ने पर बल नहीं दिया जाता, बल्कि इसमें लिखने पढ़ने पर ही अधिक बल दिया जाता है। बोलने की अपेक्षा लिखने पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है और भाषा की अपेक्षा भाषा के तत्व ज्ञान पर अधिक बल इस विधि के द्वारा दिया जाता है। अन्य जो है वो अन्य भाषा के व्याकरण की मातृभाषा के व्याकरण के साथ तुलना कर शुद्ध भाषा सिखाई जाती है। भाषा का व्यवहारिक पक्ष इसमें उपेक्षित रहता है। ये इसके अन्य तथ्य हैं कि इसमें मातृभाषा के साथ व्याकरण से तुलना करके शुद्ध भाषा इसके अंतर्गत सिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्यक्ष विधि से संबंधित सत्य कथन है। यहाँ प्रत्यक्ष विधि के बारे में बातें हो रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, इसे निर्बाध अप्राकृतिक सुगम विधि भी कहा जाता है। इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें लेखन शैली को प्राथमिकता दी गई है। इसमें वस्तु और शब्द के मध्य गौण संबंध स्थापित कर पठन कार्य करवाया जाता है। तो यहाँ आपसे पूछा है सत्य कथन। तो यहाँ 3 असत्य कथन है, 1 सत्य कथन है। वो सत्य कथन है, इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष क्या होता है, साक्षात सामने। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गलती है, इसे निर्बाध प्राकृतिक सुगम या फिर स्मार्त विधि भी कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम है। अप्राकृतिक इसका अन्य नाम नहीं है, बल्कि प्राकृतिक इसका अन्य नाम है और स्मार्त विधि भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड में क्या गलती है, लेखन शैली को प्राथमिकता नहीं देती। ये मौखिक शैली जो वार्तालाप होता है उसको प्राथमिकता देती है। फोर्थ में क्या गलती है, वस्तु और शब्द के मध्य गौण संबंध नहीं बल्कि सीधा संबंध स्थापित कर यह पठन कार्य पर बल देती है। और इसकी क्या विशेषता है, सीमित शब्दावली व अनुवाद की इसमें आवश्यकता नहीं होती। अनुभूति व अभिव्यक्ति में इसका सीधा संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुकरण विधि से संबंधित असंगत विकल्प कौन सा है। यहाँ अनुकरण विधि के बारे में बातें हो रही हैं। तो इसमें जैकटॉक अनुकरण, रूपरेखा अनुकरण, स्वतंत्र अनुकरण, रचना अनुकरण। तो इसमें अनुकरण विधि से संबंधित रचना अनुकरण नहीं होता। रचना अनुकरण में क्या होता है, छात्र को किसी अन्य रचना पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें छात्र की भाषा शैली तो अपनी होती है, लेकिन उसे आदर्श रचना पर निर्भर रहना पड़ता है। जो जैकटॉक अनुकरण विधि है इसमें क्या होता है, इसमें अन्य सभी लिखित अनुकरण विधियां हैं। जैकटॉक, रूपरेखा और स्वतंत्र अनुकरण विधि। जैकटॉक में क्या होता है, बालक शिक्षक का अनुकरण करके लेखन कार्य करता है। रूपरेखा विधि में वो लाइन खींचकर जैसे जैसे शिक्षक लाइन खींचता है उसी के अनुसार वो भी अपनी पुस्तिका पर लाइन खींचकर उसका अनुकरण करता है। स्वतंत्र अनुकरण में क्या होता है, इसमें छोटे बिंदुओं को रेखा द्वारा मिलाया जाता है। इसमें बच्चा जो है वो शिक्षक की सहायता ना लेकर स्वयं ये कार्य करता है।
मोंटेसरी जो विधि है ये ज्ञानेंद्रियों से संबंधित विधि है। इसमें ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, हाथ, कान और आँख। पेस्टोलॉजी जो विधि है इसमें वर्ण आकृति जो होती है उसको टुकड़े टुकड़े करके उसका अभ्यास कराया जाता है। तो खंड खंड विधि भी पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। उच्चारण अनुकरण में क्या होता है, शिक्षक के एक एक शब्द का बच्चे के द्वारा उच्चारण किया जाता है उसका अनुकरण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता को प्रकट करती है। इकाई विधि की ये परिभाषा किसने दी है? थॉमस एम रिस्क, एच.सी. मॉरिसन, दोनों ने या फिर जेम्स एम ली ने? तो ये परिभाषा देने वाले हैं थॉमस एम रिस्क। ये इस इकाई विधि के प्रवर्तक भी माने जाते हैं जो अमेरिका से संबंधित हैं। इसका 1926 में प्रवर्तन किया गया था। इकाई जो है वो वातावरण, संगठित विज्ञान, कला या आचरण का एक व्यापक अंग इन्होंने माना है जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति में सामंजस्य उत्पन्न होता है। जेम्स ली ने इकाई को विशेष वस्तु के क्षेत्र में संगठन का एक ढांचा कहा है। रिस्क के अनुसार इकाई के 3 पद, प्रस्तावना, विकास, इकाई की पूर्ति, ये 3 पद रिस्क ने माने हैं। गेस्टाल्ट ने पूर्णता सिद्धांत को अपनाया है। मॉरिसन ने 5 पद बताए हैं, वो है पूर्व ज्ञान की खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, आत्मीकरण में आता है लिखकर या स्वाध्याय कर या बातचीत करके, फिर सुव्यवस्थीकरण चौथा पद, और 5वां पद है वाचन जो छात्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों के उच्चारण संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? लिंगुआ फोन, टेप रिकॉर्डर, भाषा प्रयोगशाला या उपयुक्त सभी? तो बच्चों के उच्चारण संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए लिंगुआ फोन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट होगा। भाषा का शुद्ध उच्चारण रिकॉर्ड पत्राचार के माध्यम से हिंदी पाठ्य सामग्री के रूप में इस लिंगुआ फोन में तैयार किया जाता है। जो टेप रिकॉर्डर है इसको ध्वनि संग्राहक यंत्र भी कहा जाता है। इसमें भाषा उच्चारण दोष तो दूर होता है और आवश्यकता अनुसार इसको कभी भी सुना जा सकता है। भाषा प्रयोगशाला जो है इसके प्रवर्तक लॉरेंस एम स्टॉल यूरो हैं एवं डेनियल डेविस हैं जिन्होंने 1965 में इसका प्रवर्तन किया था। यह छात्र केंद्रित विधि है और इसमें पठन लेखन का अभाव पाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अक्षर बोध विधि में प्रधानता दी जाती है कि इस विधि में किसको प्रधानता दी जाती है? स्वरों को या व्यंजनों को या अक्षर की ध्वनियों को या फिर व्याकरण को? तो अक्षर बोध विधि में हमेशा अक्षर की ध्वनियों को ही प्रधानता दी जाती है। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट है, छात्र में बाद में क्या कहते हैं, छात्र अक्षर, शब्द व वाक्य का ज्ञान भी धीरे धीरे प्राप्त कर लेता है। यह सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस विधि के अंतर्गत शिक्षक व्याकरण का ज्ञान अलग से ना करवाकर गद्य पद्य पाठ पढ़ाते समय ही बच्चों को करवाता है? भाषा संसर्ग विधि में या फिर समवाय विधि में या सूत्र विधि में या आगमन विधि में? तो किस विधि के अंतर्गत अध्यापक अलग से व्याकरण का ज्ञान ना करवाकर गद्य पद्य पढ़ाते समय ही उसको व्याकरण का ज्ञान करवाता है? तो ये समवाय विधि के अंतर्गत ये आता है। समवाय विधि में क्या होता है? समवाय विधि का अर्थ होता है मिलना। इसमें क्या होता है, गद्य या पद्य के साथ व्याकरण मिली होती है। इसमें व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, ना कि संपूर्ण ज्ञान की। भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है, इसे अव्याकृति विधि भी कहा जाता है।
प्राथमिक स्तर पर नवीन शिक्षा प्रणाली द्वारा व्याकरण का ज्ञान इसके अंतर्गत करवाया जाता है। सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर भाषा संसर्ग विधि अधिक बल देती है। सूत्र विधि में क्या होता है? सूत्र विधि जो है वो अमनोवैज्ञानिक और परंपरागत संस्कृत व्याकरण की नकल मानी जाती है और इसे रटंत विधि भी कहा जाता है। आगमन विधि में क्या होता है? इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट है, पुस्तक का वाचन करते समय कोहनी जो होती है वो 135 डिग्री मुड़ी हुई होनी चाहिए। कि शिक्षक अगर कक्षा में बच्चों को वाचन करवा रहा तो उसकी कोहनी जो है वो 135 डिग्री कोण पर होनी चाहिए और पुस्तक सदैव शिक्षक को बाएं हाथ में लेकर आंखों से लगभग 1 फुट यानी कि 30 सेमी दूर रखनी चाहिए। पाठ की शुरुआत व अंत जो है वो स्वर से होना चाहिए। स्वर लय ताल के साथ शुरुआत और लय ताल के साथ ही समाप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है तो ये किस प्रकार की अध्ययन विधि है? शिक्षक प्रधान या फिर छात्र में स्वावलंबन की भावना विकसित करने वाली या फिर अप्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल या फिर उपयुक्त सभी। तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि जो है ये छात्र में स्वावलंबन की भावना विकसित करती है। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। इसको और कौन सी विधि कहते हैं? इसको निरीक्षित स्वाध्याय विधि भी कहा जाता है। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? छात्रों की रुचि के अनुसार पाठ्य सामग्री इसमें होती है और ये प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल होती है। बाइनिंग एंड बाइनिंग ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि टेबल के चारों ओर बैठे छात्रों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। बोसिंग ने कहा है कि कुशल शिक्षक के निर्देशन में उच्च स्तरीय प्रदत्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए कुशल अध्ययन की तकनीकियों को समझने व उन पर अधिकार प्राप्त करने का नाम ही क्या है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। खेल विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? डेई मार्विन, हेनरी कोल्डवेल कुक, B.F. स्किनर या फिर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। तो खेल विधि जो प्ले मेथड है उसके प्रतिपादक हेनरी कोल्डवेल कुक माने जाते हैं। ऑप्शन 2 नंबर जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। इनकी पुस्तक का नाम है प्लेवे। इसमें क्या होता है? भाषा संबंधी खेलों द्वारा बच्चों को शिक्षण प्रदान किया जाता है। डेई मार्विन ने पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रतिपादन किया था सन 1971 में और B.F. स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रतिपादन किया था 1954 ईस्वी में। ये एक प्रकार की स्व अध्ययन विधि थी। श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने व्याकरण अनुवाद विधि का प्रतिपादन किया था। ये अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाचन योजना का अंतिम चरण कौन सा है? तो वाचन योजना के चरण यहाँ दिए गए हैं, उनमें आपको अंतिम चरण बताना है। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्यक्तिगत वाचन या फिर मौन वाचन। तो वाचन योजना के जो अंतिम चरण है वो माने जाते हैं मौन वाचन। मौन वाचन इसका अंतिम चरण है। 4 प्रकार के वाचन होते हैं जिनमें अंतिम वाचन होता है मौन वाचन। इसके 2 भेद होते हैं, गंभीर व त्वरित वाचन भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले आदर्श वाचन होता है जो शिक्षक के द्वारा कक्षा में करवाया जाता है। उसके बाद अनुकरण वाचन होता है जिसके अंतर्गत एक एक छात्र को वाचन करना पड़ता है। फिर व्यक्तिगत वाचन होता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं? सामूहिक रूप से खड़े होकर एक एक समूह के रूप में उस कविता या पाठ का वाचन करते हैं। मौन वाचन जो है ये छात्र बैठे बैठे अपनी गति और लय के साथ इसको करते हैं। यही अंतिम वाचन होता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, उद्बोधन विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो जो उद्बोधन विधि है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, करके सीखने के सिद्धांत पर, या ज्ञात से ज्ञात के सिद्धांत पर, या अभिनय के सिद्धांत पर, या उपयुक्त सभी। तो उद्बोधन जो विधि होती है वो करके सीखने के सिद्धांत पर बल देती है। ज्ञात से अज्ञात के सिद्धांत पर कार्य करने वाली विधि है प्रवचन विधि। और अभिनय पर आधारित जो विधि है वो नाटक विधि है। इसमें अंग संचालन पर अधिक बल दिया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों का सर्वांगीण विकास जो होता है वो किस विधि के द्वारा होता है। गीत प्रणाली विधि, खंडान्वय प्रणाली विधि, व्याख्या प्रणाली विधि, या गीत अभिनय प्रणाली विधि। तो छात्रों का सर्वांगीण जो विकास है वो गीत अभिनय प्रणाली के अंतर्गत होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट है। गीत प्रणाली विधि जो है इसमें अभिव्यक्ति का विकास होता है। खंडान्वय प्रणाली विधि में छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है। व्याख्या प्रणाली विधि में भाव स्पष्टता व सौंदर्यानुभूति पर बल दिया जाता है। ये सभी जो हैं ये कविता शिक्षण की प्रमुख विधियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आगमन विधि का चरण नहीं है, इनमें से कौन सा चरण आगमन विधि का नहीं है वो बताना है। प्रस्तुतिकरण, उदाहरण, तुलना या निरीक्षण, सामान्यीकरण व परीक्षण। तो आगमन विधि के जो है वो 4 चरण होते हैं। पहला उदाहरण, दूसरा तुलना या निरीक्षण, तीसरा सामान्यीकरण, चौथा परीक्षण। जो नहीं है वो है प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट है। और ये जो विधि है ये करके सीखने के सिद्धांत पर बल देती है और इसको मनोवैज्ञानिक व रुचिकर या फिर खोजी विधि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो यहाँ निगमन विधि की बात हो रही है। ज्ञात से ज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, प्रत्यक्ष से प्रमाण, सामान्य से विशिष्ट। तो ये शिक्षण सूत्र हैं सभी, मगर यहाँ निगमन विधि के बारे में बात हो रही है। तो निगमन विधि का जो शिक्षण सूत्र है वो है सामान्य से विशिष्ट। ये निगमन विधि का सूत्र है। बाकी तीनों जो सूत्र हैं ये आगमन विधि के हैं। ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, प्रत्यक्ष से प्रमाण, ये तो आगमन के हैं। अगर निगमन विधि का करना है तो इनका विपरीत हो जाएगा। अज्ञात से ज्ञात, सूक्ष्म से स्थूल, प्रमाण से प्रत्यक्ष। और अगर ये विशिष्ट से सामान्य होता तब ये आगमन विधि का सूत्र हो जाता। आगमन विधि के और सूत्र कौन से हैं? मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन। और निगमन विधि के इनको सूत्र बनाए तो अमूर्त से मूर्त और कठिन से सरल। तो ये निगमन विधि और आगमन विधि में अंतर है। आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हर्बर्ट की पंचपदी विधि में उनके शिष्य जिलर ने कौन सा पद जोड़ा था। हर्बर्ट के जो शिष्य थे जिलर, उन्होंने पद जोड़ा था, वो कौन सा था? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, दोनों, या फिर उद्देश्य कथन। तो हर्बर्ट के शिष्य जिलर द्वारा प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण ये दोनों पद जोड़े गए थे। ऑप्शन थर्ड इसका राइट है। हर्बर्ट जो है वो जर्मन के मनोवैज्ञानिक हैं और इनके जो 4 पद हैं वो है स्पष्टता, तुलना या संबद्धता, सामान्यीकरण या व्यवस्था, प्रयोग। शुरू में हर्बर्ट ने इसको 4 पदीय विधि बनाया था। फिर इसके शिष्य जिलर ने स्पष्टता जो है उसके 2 भाग कर दिए, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। उसके बाद से हर्बर्ट की ये विधि पंचपदीय विधि बन गई। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।